ये जो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस जजमेंट से एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उभर के आया हुआ है। और ये कोऑर्डिनेट बेंच जजमेंट है, मतलब दो सिटिंग जजेस थे। एंड जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उभर के आया है, टू आंसर दैट क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट बेंच has sent this matter to constitutional bench. Now I'll tell you what is that question of law. The question of law pertains to the interpretation of section 428 of CRPC. Now अगर आप CRPC 428 को थोड़ा देख लेंगे, it talks about a concept called set off, which means uh, punishment, or like the imprisonment period minus detention period equals to the remaining days जो एक आदमी को सजा भुगतना पड़ता है। क्या मतलब है? मतलब सोचिए, कोई एक आदमी का चोरी का केस में पकड़ा गया जिसका सजा है 6 महीना। अब उस 6 मंथ्स के दौरान 2-3 मंथ्स दैट पर्सन इज ऑलरेडी बिन इन द कस्टडी, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, एटसेट्रा। तो कोर्ट ने उसको सजा जब सुनाया कि ही विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 मंथ्स, जिस दिन वो सुना रहा है, सो उस दिन से उसको क्या 6 मंथ्स का ही फिर से सजा काटना पड़ेगा? नो, ही विल बी ओनली going for imprisonment for 3 months, because already he is there for 3 months, which is the sum and substance of section 428। नाउ इस केस में 427 का भी एक रिलेवेंस है। Now the 427 of CRPC talks about multiple criminal cases at the same time. What does it mean? It means एक आदमी जिसके अगेंस्ट मोर देन वन केसेस चल रहे हैं, और वो सारे में ही इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड, और अगर किसी में 1 महीने का सजा है, किसी में 2 महीने का सजा है, तो कोर्ट इसमें 427 के अंदर डिसाइड करता है वेदर ये एक ही साथ चलेगा या फिर सेपरेटली होगा। अगर सेपरेटली होगा तो क्या होगा कि सोचिए, जो क्राइम ए है उसका जब 1 महीना खत्म होगा, फिर क्राइम बी का जो पनिशमेंट है वो स्टार्ट होगा, तो फिर मतलब वो वहां पे अगर 2 महीने का सजा है तो फिर से 2 महीना। और अगर कॉन्करेंट है, मतलब साइमल्टेनियसली उसका पनिशमेंट चल रहा है, तो उसका 1 महीना चलेगा, इसका 2 महीना। सो टोटल तीन तीन महीना नहीं होगा, इसको 2 महीने ही रहना पड़ेगा, बिकॉज वो जो 1 महीना है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट इम्प्रिजनमेंट और कॉन्करेंट पनिशमेंट। अगर सेपरेट पनिशमेंट होगा तब एक पनिशमेंट खत्म होगा, फिर दूसरा पनिशमेंट चलेगा। अब ये चीज इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। कोर्ट डिसाइड करता है वेदर इट विल बी सेपरेट पनिशमेंट और इट विल गो हैंड इन हैंड, मतलब कॉन्करेंट तरीके से। नाउ इस केस में क्या होता है, ये जो एप्लेंट है, जो रिस्पोंडेंट इज एक्चुअली द अक्यूज्ड, उसको हाई कोर्ट से 428 के वजह से सेट ऑफ मिलता है। अब जो सरकार है, स्टेट चैलेंजेस दैट इन द सुप्रीम कोर्ट, सेइंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट। नाउ इसको डिसाइड करने के लिए एक जजमेंट का सहारा लिया जाता है, विच इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नजाकत अली मुबारक। दिस इज द मेन जजमेंट। इफ यू रीड द होल जजमेंट, दिस वन ऑल्सो, बिकॉज this judgment is so complicated, and it got so confused that coordinate bench had to refer it to the constitution bench to answer that question. Now ये जो judgment था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक पोजीशन था, जिसमें जो एक थ्री जजेस का बेंच था, जिसमें एक ने कहा है कि नहीं, 428 अगर 2 केसेस में ही 2-3 केसेस भी है, बट उसका जो डिटेंशन पीरियड होगा वो सबसे ही माइनस होगा। मतलब अगर
केस नंबर ए में डिटेंशन पीरियड 3 मंथ्स है, केस बी में भी उसका डिटेंशन 3 मंथ्स है, तो दोनों में से ही उसका जो सजा जब अगर होगा तो इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी होगा, हालांकि वो डिटेंशन 3 मंथ्स का ही है। तो एक ये जो हाँ, यहाँ से आपका ये जजमेंट का पोर्शन शुरू होता है एक्चुअली। ये थ्री बेंच में एक जस्टिस है जो केटी थॉमस है। केटी थॉमस कहता है कि नहीं, ये जो बेनिफिट है ये सारे कन्विक्शंस में मिलेंगे, 3 4 5 जितने भी केसेस हो, और 428 का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो ज़रूरी नहीं है कि सेम केस में ही एप्लीकेबल है, वो दूसरे केसेस में भी अगर वो कन्विक्टेड है और अगर वो डिटेंशन में है तो वो पीरियड जितने भी कन्विक्शंस हो हर से माइनस होगा। और एक जज थे ऑनरेबल जस्टिस आर पी सेठी जे, जिन्होंने एक दूसरा व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेम केस से ही डिडक्ट होगा। मतलब अगर डिटेंशन पीरियड सोचिए उसका 6 महीना रहा है, साल भर का सजा है ए केस में, तो उसी में ही से डिडक्ट होगा। जो बी अगर कोई सेपरेट केस चल रहा है तो उसमें से इसका कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम आ जाता है जब एक थर्ड जस्टिस वो अपना ओपिनियन रखता है, बट यहाँ पे मेन इशू है सेंटेंसिंग का। मतलब वो कह तो रहे हैं कि आई अग्री विद जस्टिस के टी थॉमस, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आई रेस्पेक्ट, आई एम, हाँ, आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द लर्नेड ब्रदर जस्टिस आर पी सेठी, जो कि सेकंड थे, बट वो अग्री होता है जस्टिस थॉमस के साथ। बट अगर सेक्शन आप पढ़ेंगे, सेक्शन में जो चीज लिखा हुआ है वो उससे ये उल्टा प्रतीत होता है कि नहीं, वो अग्री कर रहे हैं ये जस्टिस केपी जो है यहाँ पे, सॉरी, आरपी सेठी के साथ, और डिसएग्री कर रहे हैं जस्टिस थॉमस के साथ। इसके वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होने, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सी, हाँ सी, यहाँ पे कोर्ट opined that aforesaid apparent irreconcilable conflict। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इस केस को, या फिर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ 428, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा गया है। इफ यू सी हियर, वी फील इट इज प्रूडेंट टू रेफर द मैटर टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कंसिडर सच एंड सच प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, section 428. Now, what will be the view of the constitutional bench? Will know, and if I read this, if I read that judgment, I will again come back with a separate video. Uh, but I have, my personal opinion also. If you consider the detention period as a administrative detention, the reason why I'm calling it an administrative detention, because that detention is there so that administration, the police and the other authorities can function in a certain manner or without any kind of influence by this accused. Because if this person is out, we often know in bail petitions or other things there is always this skepticism or this contention that the accused might interfere, try to contaminate or threaten the witnesses and all that, so to or contaminate the evidence and other things. So, to prevent all these things or vitiate the whole procedure of the justice, this person is kept inside so that these things do not happen. So, it is an administrative detention. Now, if the person is already there, and if let's say there are two cases, so the cause of detention is the same for all of them. Even if it is 100 cases, the necessity of him being inside the prison across all these अदर केसेस रिमेन द सेम, है ना? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो आदमी बाहर जाके उसके केस के जो एविडेंस है या फिर जो विटनेस है वहां पे कोई टेम्परिंग हो, उसके वजह से वो डिटेंशन में है। बाकी ट्रायल के बाद जो कन्विक्शन होगा वो तो तब खत्म हो जाएगा,
he will be in permanent prison. That will be a different story. So my opinion is that he should get, or the 420 428 interpretation uh, should be done in a liberal sense. और एक चीज है, अगर एक केस और था जहां पे 427 का एक एप्लीकेशन है, अगर किसी केस में जज ये कह देते हैं कि ये कॉन्करेंट है, जो पनिशमेंट होगा जब कन्विक्टेड अगर कॉन्करेंट हुआ, तो उस केस में जो 428 का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है सारे केसेस में। बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जिसके वजह से ये कंफ्यूशन बोले या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बोले arose, and because of that, uh, the matter has been referred to larger bench for reinterpretation of 428. So quite an interesting one. Let me know, what do you think?